ओके, तो कल हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सेक्शन 88 पढ़ा था। उसके कुछ रूल्स पढ़े थे, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। ठीक है सर। अब हमें उसमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 89, सेक्शन नंबर 90 और सेक्शन नंबर 91। क्लियर है सभी को? स्टार्ट करें। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है बेटा। हमने कहा हमने 3 तरह के रजिस्टर पढ़े। एक रजिस्टर पढ़ा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स में इक्विटी शेयर्स के लिए रजिस्टर, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रजिस्टर। हमने देखा रजिस्टर फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड फॉर अदर सिक्योरिटीज। सबके लिए रजिस्टर मेंटेन करना है। कैसे कैसे मेंटेन करना है, कितना टाइम लिमिट है, फॉरेन में रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, हमने वो भी देखा। अब बात आती है बेटा, मान लीजिए क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ने शेयर परचेज किया। एक सेकेंड, क्या कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि एक पर्सन ने शेयर परचेज किया, तो शेयर का रजिस्टर्ड होल्डर कौन होगा? शेयर का रजिस्टर्ड होल्डर होगा वो पर्सन। शेयर का रजिस्टर्ड होल्डर होगा वो पर्सन जिसने क्या किया है, जिसने शेयर परचेज किया है। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि जरूरी है क्या वो शेयर का बेनिफिशियल होल्डर भी हो? वो शेयर का बेनिफिशियल होल्डर भी हो, क्या ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस शेयर से आने वाले बेनिफिट, बेनिफिट मतलब उस शेयर से अगर कोई डिविडेंड मिलेगा तो मैं कह देता हूं साहब ये शेयर मेरे नाम में है, लेकिन इससे जो भी बेनिफिट आए वो आप 100% को ट्रांसफर कर देना। ऐसा हो सकता है कि भाई शेयर केवल मेरे नाम में है, इससे आने वाले बेनिफिट मुझे नहीं मिलने चाहिए, किसी और को मिलने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो हम कहते हैं साहब किसी शेयर में 2 कंडीशन हो सकती है कि उसका रजिस्टर्ड होल्डर अलग हो और उसका बेनिफिशियल होल्डर अलग हो। उसका रजिस्टर्ड होल्डर अलग हो और उसका बेनिफिशियल होल्डर क्या हो, अलग हो। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन सर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अगर रजिस्टर्ड होल्डर अलग है और बेनिफिशियल होल्डर अलग है, तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। सेक्शन नंबर 89 कहता है कि रजिस्टर्ड होल्डर को एक फॉर्म भरना पड़ेगा। किस चीज के लिए? डिक्लेरेशन देने के लिए। भाई बताना तो पड़ेगा ना कि मैं केवल रजिस्टर्ड होल्डर हूं, मैं बेनिफिशियल होल्डर नहीं हूं। तो रजिस्टर्ड होल्डर एक नोटिस, एक डिक्लेरेशन देगा। किसको देगा? आरओसी को देगा 30 डेज के अंदर अंदर कि साहब मैं इस शेयर का केवल रजिस्टर्ड होल्डर हूं, इस शेयर का बेनिफिशियल होल्डर कोई और है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? फॉर्म कौन सा होगा? फॉर्म होगा MGT4। अभी तक हम MGT1, MGT2, MGT3 पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्म होगा MGT4। डन। MGT4, MGT फॉर्म में रजिस्टर्ड होल्डर आरओसी को डिक्लेरेशन दे देगा कि साहब मैं केवल रजिस्टर्ड होल्डर हूं, मैं बेनिफिशियल होल्डर नहीं। क्लियर? लिखेंगे? अभी लिखेंगे, मैं तो केवल समझा रहा हूं पहले की, फिर केवल लिखने का ही काम रहेगा। डन।
अब बात आती है कि क्या ये काम बेनिफिशियल होल्डर भी कर सकता है क्या? जरूरी तो ना रजिस्टर्ड होल्डर की जिम्मेदारी है। तो बोले बेनिफिशियल होल्डर भी डिक्लेरेशन दे सकता है। अगर बेनिफिशियल होल्डर चाहता है कि मैं डिक्लेरेशन दे दूं, आप मत दो, तो अगर बेनिफिशियल होल्डर आरओसी को डिक्लेरेशन भेजता है कि साहब 100 एंड 100 शेयर्स है जिनका ये रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन मैं उसका बेनिफिशियल पर्सन हूं, तो वो आरओसी को डिक्लेरेशन भेज सकता है 30 डेज के अंदर। तो चाहे तो रजिस्टर्ड होल्डर भेजे, चाहे तो बेनिफिशियल होल्डर भेजे, दोनों में से कोई एक भेज देगा तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड होल्डर भेजेगा तो फॉर्म MGT 4 में भेजेगा, और बेनिफिशियल होल्डर भेजेगा तो फॉर्म MGT 5 में भेजेगा। बस इतना सफर है। क्लियर? अब मान लो भाई डिक्लेरेशन दे दी उन्होंने, वो डिक्लेरेशन आरओसी के पास गई होगी, कंपनी को भी पता चल गया, तो जैसे ही आरओसी के पास वो डिक्लेरेशन फाइल होती है, आरओसी के पास वो डिक्लेरेशन फाइल होने के 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कंपनी को भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, MGT 6 में, कि साहब ये पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये बेनिफिशियल पर्सन है, और 30 डेज के अंदर कंपनी क्या कर देगी? कंपनी डिक्लेरेशन फाइल कर देगी, सॉरी रिटर्न फाइल कर देगी। अब बात आता है कि साहब मान लो डिक्लेरेशन फाइल की नहीं। डिक्लेरेशन फाइल नहीं करने से नुकसान किसको होगा? मान लो किसी ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं, तो डिक्लेरेशन फाइल नहीं करने से नुकसान किसको होगा? बेनिफिशियल ओनर को नुकसान होगा। नुकसान बिल्कुल सही कह रही है कनिका, नुकसान होगा बेनिफिशियल ओनर को। क्यों होगा बेनिफिशियल ओनर को? क्योंकि जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो बेनिफिशियल ओनर को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी को पता ही नहीं है बेनिफिशियल ओनर कौन है। कंपनी किसको दे देगी? कंपनी वो बेनिफिट दे देगी रजिस्टर्ड ओनर। कंपनी वो दे देगी रजिस्टर्ड ओनर को। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसी डिक्लेरेशन फाइल नहीं हुई तो क्या कंपनी बेनिफिट देगी नहीं, या कंपनी बेनिफिट तो देगी? क्या कंपनी बेनिफिट पे ही नहीं करेगी, या कंपनी बेनिफिट पे तो करेगी? भाई कंपनी को क्या पता कोई बेनिफिशियल ओनर है या नहीं है। कंपनी को बेनिफिट तो पे करेगी, लेकिन वो बेनिफिट पे किसको कर देगी? वो बेनिफिट पे कर देगी रजिस्टर्ड होल्डर। क्लियर? समझ गए मेरी बात? अब बात आती है, सर क्या हर जगह टाइम लिमिट 30 डेज है क्या? बिल्कुल बेटा, लेकिन अगर ये जो कंपनी वाली बात हम कहते हैं, कंपनी IFSC कंपनी हो, अगर ये कंपनी कोई अनलिस्टेड IFS कंपनी है, या ये प्राइवेट कंपनी है, ये अनलिस्टेड IFSC कंपनी है या ये प्राइवेट IFSC कंपनी है, तो ये डेज कितने हो जाएंगे? ये डेज कन्वर्ट हो जाएंगे 60 डेज। ये डेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 60 डेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा सेक्शन था, फटाफट से हम इसको लिखते हैं, लिखते टाइम हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए सर, सेक्शन नंबर 89, सेक्शन नंबर 89 ये क्या कहता है? डिक्लेरेशन फॉर बेनिफिशियल होल्डर ऑफ शेयर्स। डिक्लेरेशन फॉर बेनिफिशियल होल्डर ऑफ शेयर्स। क्या डिक्लेरेशन दी जाएगी?
क्या क्या डिक्लेरेशन दी जाएगी, देखो हमने फटाफट कहा, समझ लिया था हमने, चलिए लिख लेते हैं। रजिस्टर्ड होल्डर, रजिस्टर्ड होल्डर, तो रजिस्टर्ड होल्डर क्या करेगा, फाइल MGT4, फाइल MGT4 टू ROC इन 30 डेज। ROC को 30 डेज में इंफॉर्म करेगा साहब। बेनिफिशियल होल्डर, बेनिफिशियल होल्डर MGT5 to ROC in 30 days। Beneficial holder if not filed, सॉरी ऐसे लिख दो, any one of beneficial holder or registered holder can be filed or both can file। अगर दोनों में से कोई एक फाइल करता है तो भी चलेगा और दोनों फाइल करते हैं तो भी चलेगा, कोई गलती नहीं है, लेकिन दोनों कोई नहीं करेगा। रजिस्टर्ड होल्डर कर दिया तो बेनिफिशियल होल्डर नहीं करेगा, बेनिफिशियल होल्डर ने कर दिया तो रजिस्टर्ड होल्डर नहीं करेगा, और दोनों ने कर दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई गलती नहीं कर दी। क्लियर? हाँ जी, यहां तक कंफर्म है, आगे चले। कंपनी ऑन रिसीविंग डिक्लेरेशन, जब कंपनी को डिक्लेरेशन के बारे में पता चलता है, जब कंपनी को डिक्लेरेशन के बारे में पता चलता है, फाइल रिटर्न टू ROC इन MGT6 इन 30 डेज। भाई सिंपल सी बात है, जब मैंने कंपनी को बताया कि मैं, सॉरी ROC को बताया कि मैं केवल रजिस्टर्ड होल्डर हूं, कंपनी के पास भी वो मैसेज गया होगा क्योंकि ROC के पास पहुंचा है। तो एक बात बताइए, कंपनी को भी ये ROC को MGT6 में क्या बताती है कंपनी, वो उसको रिटर्न फाइल करती है कि हाँ ये बात सही है, ये केवल रजिस्टर्ड होल्डर है, बेनिफिशियल होल्डर ये वाला पर्सन। ठीक है, बस सिंपल सी इतनी सी बात। तो कंपनी रिटर्न फाइल करेगी, वो डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। अब बात आती है, इफ declaration not filed, then beneficial holder not gets any right, beneficial holder not gets any right, beneficial holder को कोई राइट नहीं मिलेगी। बेनिफिट्स
पेबल बाय कंपनी इज remain unaffected, remain unaffected। मतलब जो कंपनी बेनिफिट्स पे करेगी वो तो उन्हें पे करनी ही है, वो किसको दे देगी, उसको बेनिफिशियल होल्डर के बारे में पता नहीं है तो वो किसको दे देगी, वो रजिस्टर्ड होल्डर को दे देगी। लास्ट पर्सन फॉर IFSC, सॉरी फॉर अनलिस्टेड IFSC और प्राइवेट IFSC कंपनी $60 days। तो उनके लिए टाइम लिमिट कितना है, उनके लिए टाइम लिमिट है 60 डेज का। अगर कोई अनलिस्टेड IFSC कंपनी है या कोई प्राइवेट IFSC कंपनी है तो उनके लिए जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट है 60 डेज का। डन। ओके, तो ये आपका कंप्लीट सेक्शन था, सेक्शन नंबर 89, सेक्शन नंबर 89। अब बात आती है सेक्शन नंबर 90। बेटा सेक्शन नंबर 90 इसी के आगे का पार्ट है, सेक्शन नंबर 90 इसी के आगे का पार्ट। सेक्शन नंबर 90 क्या कहता है कि हो सकता है ना सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगे, आरओसी को, जब आपने, आरओसी किसका डिपार्टमेंट है, आरओसी गवर्नमेंट का ही तो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो मेंटेन करता है, तो आरओसी को आपने फाइल किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इस सिस्टम में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस सिस्टम में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इन्होंने कोई ना कोई फ्रॉड करने के लिए, कोई गड़बड़ करने के लिए, या फिर सिचुएशन क्लियर नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा कि रजिस्टर्ड होल्डर और बेनिफिशियल होल्डर अलग अलग रखे गए हैं और ये एकदम जो पिक्चर है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है कि आप जाओ और चेक करो कि साहब ये जो बेनिफिशियल ओनर है, ये जो बेनिफिशियल ओनरशिप दी जा रही है ये सही है ना, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है। और वो पर्सन अपनी रिपोर्ट किसको देगा, वो पर्सन अपनी रिपोर्ट, उसको अपॉइंट किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं है या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है और वो पर्सन अपनी रिपोर्ट किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक बात बताइए, ये इन्वेस्टिगेशन कौन करवा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कौन करवा रहा है, गवर्नमेंट करवा रही है। इन्वेस्टिगेशन कौन करवा रहा है, गवर्नमेंट करवा रही है। यस और नॉट। इन्वेस्टिगेशन करवा रही है गवर्नमेंट। अब बात आती है कि गवर्नमेंट जब इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, और गवर्नमेंट कंपनी में भी तो ये चीज एप्लीकेबल होती है। अब गवर्नमेंट कंपनी में अगर कोई बेनिफिशियल ओनर है तो क्या उस पे इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, तो गवर्नमेंट ही इन्वेस्टिगेशन कराने वाली है, गवर्नमेंट कंपनी पे ही इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है, तो क्या ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी पे लगना चाहिए, या तो कंपनी खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर लेगी।
यहां तो कंपनी खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। अगर कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर कंपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी पे 89 नहीं 90 वाला सेक्शन 90 गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर। ये कहता है सेक्शन नंबर 90। सेक्शन नंबर 90 क्या है? इन्वेस्टिगेशन बाय सीजी। इन्वेस्टिगेशन बाय सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी अपॉइंट ए पर्सन। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी अपॉइंट ए पर्सन टू इन्वेस्टिगेट central government can be appoint a person to investigate the beneficial ownership। कि ये जो बेनिफिशियल ओनरशिप दी जा रही है ये सही है ना? ठीक है। इफ सीजी रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि साहब इसमें कोई गड़बड़ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड सच पर्सन सबमिट his report टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो पर्सन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। दिस सेक्शन shall not be applicable to गवर्नमेंट कंपनी। ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। भाई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें गवर्नमेंट थोड़ी ना पर्सन अपॉइंट करेगी वापस से कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करो। वो तो खुद ही वहां के लोगों को ही बोल देगी। वहां जो इम्प्लॉई है ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट की इम्प्लॉई है। वहां जो इम्प्लॉई ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के ही पर्सन है। ठीक है, चलिए सब। अब नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन बहुत छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो नेक्स्ट सेक्शन है वो इसी का नेक्स्ट पार्ट है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 91। सेक्शन नंबर 91 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 91 कहता है क्लोजर ऑफ रजिस्टर। क्लोजर ऑफ रजिस्टर। अब क्लोजर ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या होता है? कंपनी चाहे तो अपने रजिस्टर को कुछ टाइम के लिए क्लोज कर सकते। क्लोजर का मतलब ये नहीं होता हमेशा के लिए बंद कर देना। क्लोजर का मतलब होता है कंपनी ने अपने रजिस्टर को कुछ टाइम के लिए क्लोज कर दिया। सर क्लोज करने का मतलब क्या है? क्या जो उसके मेंबर रजिस्टर देखने आते हैं उनको देखने से मना कर देना? नहीं, उसमें एंट्री करना रोक देना। उस रजिस्टर में कंपनी ने एंट्री करना रोक दिया। सर इसका मतलब समझाओ ना।
बेटा अभी समझाते हैं। इसका मतलब होता है, मान लो आज मैंने शेयर किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दी, मैंने अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दिया, तो कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में से मेरा नाम हटना चाहिए था और उसका नाम लिखा जाना चाहिए था। लेकिन लेकिन कंपनी ने रजिस्टर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो अभी मेरा ट्रांजैक्शन उसमें इंटर ही नहीं हो पाएगा, मेरा ट्रांजैक्शन उसमें इंटर ही नहीं हो पाएगा। तो पहले तो क्या होता था, अब से पहले जब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम लोग क्या करते थे, उस टाइम पीरियड में शेयर सेल या परचेज ही नहीं करते थे। अब कंपनी को पहले से उनको बताना होता था। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल ये बहुत ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन हो गया। जैसे ही कोई कंपनी किसी भी रीजन से अपना रजिस्टर क्लोज करती है, आप ऑटोमेटिकली उस टाइम ना तो कोई शेयर परचेज कर सकते हो, ना ही कोई शेयर सेल कर सकते हो। ऑटोमेटिकली वो परचेज और सेल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन होगा तो फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, इसलिए ट्रांजैक्शन को ही क्या कर दिया जाता है, उस टाइम रोक दिया जाता है। बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रांजैक्शन रुकता है या नहीं रुकता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी रजिस्टर को क्लोज कर सकती है, और कर सकती है तो कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्या रजिस्टर क्लोज किया जा सकता है, और अगर रजिस्टर क्लोज किया जा सकता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए किया जा सकता है। तो ये कहता है कि कोई भी कंपनी एक बार में मैक्सिमम 30 डेज के लिए अपने रजिस्टर को क्लोज कर सकती। एक बार में 30 डेज, ज्यादा से ज्यादा एक बार में 30 डेज। और पूरे साल में टोटल कितने दिन, पूरे साल में टोटल 45 डेज मैक्सिमम, पूरे साल में टोटल मैक्सिमम 45 डेज के लिए कंपनी अपने रजिस्टर को क्लोज कर सकती है। क्लियर? चलिए अब बेटा एक बात बताओ, पब्लिक कंपनी होगी, अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है, अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे आप खरीदने जाओगे तो आपको उस दिन मिलेगा ही नहीं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसकी ट्रेडिंग रुकी हुई, इसकी ट्रेडिंग रुकी हुई है। लेकिन मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के तो पब्लिक में शेयर होते ही नहीं है, तो वो क्या करेगी, तो उस प्राइवेट कंपनी को जब भी अपने रजिस्टर क्लोज करने होते हैं, वो उससे 7 दिन पहले, उस प्राइवेट कंपनी को अपने रजिस्टर को क्लोज करने से 7 दिन पहले, 7 डेज बिफोर, किसको नोटिस देना होता है, अपने मेंबर्स को, इस डेट से लेके इस डेट तक कंपनी के रजिस्टर्स जो हैं वो क्लोज रहेंगे, मतलब आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा इस डेट से लेके इस डेट तक। ठीक है साहब, प्राइवेट कंपनी का काम हो गया। अदर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी के अलावा जो कंपनी हो, उनको क्या करना है, उनको न्यूज़पेपर में, दो न्यूज़पेपर में बताना है कि साहब हमारे रजिस्टर्स क्या रहेंगे, इस डेट से लेके इस डेट तक क्लोज रहेंगे। एंड कंपनी की वेबसाइट पे लिख दो कि हमारे रजिस्टर्स क्लोज रहेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट कैसे होगी, एमसीए की वेबसाइट या फिर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट लिख दो कि साहब हमारे रजिस्टर्स क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। चलो सर इसका कोई एग्जांपल, बेटा मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं इसका, मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। एक कंपनी है, अभी एक कंपनी का नाम है, मैंने अभी देखा, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी का नाम क्या है, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कोई भी कंपनी हो सकती है, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी क्या है, आज इस कंपनी की AGM चल रही है,
एजीएम कब से कब तक है? 19 से लेके 21, 19, 20, 21, 3 दिन तक इसकी वोटिंग हो रही है एजीएम में। जब अपन नहीं बोलते शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सारे शेयर होल्डर्स वोट देते हैं। किसी काम के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, किसी काम के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। तो अभी इसकी क्या चल रही है? एजीएम चल रही है, वोटिंग चल रही है। ठीक है, पहले तो ये काम एक दिन में ही हो जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है तो 2-3 दिन का टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, अब पिछले 16 तारीख से लेके और 22 तक इस कंपनी के रजिस्टर्स क्या हैं? क्लोज है। इस कंपनी के रजिस्टर्स क्या हैं? क्लोज्ड है। 7 दिन के लिए इस कंपनी में। अब क्या होगा? इस टाइम जो भी डिसीजन होगा, मान लो ये डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उस दिन कौन कौन शेयर होल्डर है इनको ऑटोमेटिकली पता है, क्योंकि पिछले 4 दिन से इनके रजिस्टर क्लोज पड़े हैं, मतलब सारे अपडेट हो चुके होंगे। इनको ऑटोमेटिकली पता है कि इनके कौन कौन से शेयर्स। अब 1 मिनट रुकिएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। दिखाई दे रहा है बेटा? ये थोड़ा सा आपको स्क्रीन अगर हो सकता है रोटेट करके देखना पड़े, मेरे में रोटेट नहीं हो पा रही, ध्यान से देखिए। ये एक कंपनी है, मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिएगा क्या होगा। देखिए कुछ लिखा हुआ आ गया। सॉरी, द एक्सचेंज हैज रिस्ट्रिक्टेड दिस स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। दिस कुड बी ड्यू टू डीलिस्टिंग, सस्पेंशन और स्टॉक लॉक इन। मतलब इस कंपनी ने स्टॉक को क्या कर दिया है? लॉक इन कर दिया है। स्टॉक को लॉक इन कर दिया है। समझ गए मेरी बात? क्लियर है सभी को? देखो इस पे ट्रेड नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैं कहूं कि इस पे मैंने क्लिक किया तो इस पे ऑप्शन आ गया कि आपको परचेज करना है, या इस पे आपके पास ऑप्शन आ गया आपको सेल करना है। आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है? अभी अपना मेंबर का रजिस्टर क्या कर रखा है? क्लोज कर रखा है। समझ गए? क्लियर है? ओके, तो चलिए, तो आपने देख लिया कि साहब कितने दिन तक रजिस्टर क्लोज हो सकता है? एक साथ लगातार, एक साथ लगातार मैक्सिमम 30 डेज के लिए। तो आप लिख दो कंपनी कैन, कंपनी कैन क्लोज द रजिस्टर फॉर मैक्सिमम 30 days in one time and maximum total 45 days in a year। ये लो सर, तो कंपनी मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्लोज कर सकती है। कंपनी मैक्सिमम एक बार में 30 डेज के लिए और पूरे साल में मैक्सिमम
45 डेज के। आगे चलते हैं साहब, आगे चलते हैं। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी will have to give नोटिस। तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बंद करने के लिए प्राइवेट कंपनी को तो नोटिस देना पड़ेगा टू मेंबर्स बिफोर 7 days ऑफ क्लोजर। क्लोजर के 7 दिन पहले प्राइवेट कंपनी को अपने मेंबर्स को नोटिस देना पड़ेगा कि साहब आपको हमारी ट्रेडिंग जो है या हमारा जो रजिस्टर है वो इस डेट से इस डेट तक क्लोज रहेगा। 7 दिन पहले ही बता रहे हैं हम आपको। अदर कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अलावा जो कंपनी है उनको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर एंड ऑन कंपनी एंड एमसीए वेबसाइट। कंपनी पे और एमसीए की वेबसाइट, दोनों ऐसे लिख दो, बोथ, दोनों। ठीक है सर, दोनों काम करने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा, वेबसाइट पे भी देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पे क्या लगाई जाएगी? आप पे लगाई जाएगी साहब पेनल्टी। कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी? कंपनी एंड ऑफिसर 5,000 टू 5,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती है। ये आपका कंप्लीट सेक्शन है बेटा। पहले हमने 89 देखा, 90 देखा, 88, 89, 90 एंड 91। 4 सेक्शन किस चीज से रिलेटेड थे? ये चारों सेक्शन रिलेटेड थे रजिस्टर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? डन? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। सर बुक में पेज नंबर 373, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट चालू रखिए। हाँ बोलो बेटा। ऑथेंटिकेशन, हाँ अब देखो, हमने कहा कि जो आपने रजिस्टर बनाए उस रजिस्टर में एंट्री कर दी। अब तो जो भी एंट्री की है ना, उस एंट्री के ऊपर की ये एंट्री ऑथेंटिकेट,
या तो कंपनी सेक्रेटरी उसको कर सकता है, हमने पहले ही क्या किया था कि एंट्री कर कौन सकता है, एंट्री कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी, या फिर एंट्री कौन कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया हो। तो इसका ऑथेंटिकेट करने का मतलब यही होता है कि एंट्री कर कौन सकता है, या की गई एंट्री को कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि साहब ये एंट्री की है, इसका नाम ऐड किया है, इसका नाम हटाया है। तो वो काम कर सकता है, या तो कौन कर सकता है, या तो वो पर्सन कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको ऑथोराइज किया। डन। चलिए, तो ये आपका पूरा था। आगे करें, आगे करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, कल अपन आगे चलते हैं।